हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमसी ब्रॉड माइंड क्लासेस। चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और साथ में ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और साथ में ही आपकी तैयारी भी चलती रहे। तो हम कर रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसकी पहले 8 क्लासेस हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के पहले वो देख लें अगर आपने नहीं देखी हैं तो, क्योंकि आपका बेस अगर नहीं क्लियर हो पाएगा तो आप इस क्लास को भी समझ नहीं पाएंगे। करते हैं स्टार्ट। पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में आपको कौन सा क्वेश्चन दिया गया था। तो ये था कि लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये एक असर्शन गिवन थी और रीज़न था इसका कि लर्निंग इज़ टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद द लाइफ प्रोसेस, की जो लर्निंग है वो हमारी लाइफ प्रोसेस के साथ जुड़ी रहती है और यूजफुल है हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए लर्निंग। तो ये दोनों चीज़ें थी। इन दोनों में से पहले आपको चेक करना होता है जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं पेपर में, किसी भी पेपर में मिले, चाहे नेट वाले में मिले या किसी और भी पेपर में, तो असर्शन और रीज़न पहले ये दोनों देखो कि क्या ये सही है या नहीं है। तो जैसे कि इसमें देखा कि लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो ये सही है, लर्निंग हमेशा चलती रहती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती है। और साथ में ही लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद लाइफ प्रोसेस, मतलब लर्निंग अगर यूजफुल होती है, यूजफुल होगी अगर हम उसको अपनी लाइफ प्रोसेस के साथ जोड़ करके चलेंगे। ठीक है, तो ये भी ठीक है, तो हमारा असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है। अब दूसरा चीज़ कि क्या ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं या नहीं, क्या ये जो रीज़न दिया जा रहा है क्या इसका ये रीज़न सही बता रहा है या नहीं बता रहा है, ये चेक करना होता है। तो लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस से भी जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी सेम ही बात की जा रही है कि ये हमारी लाइफ प्रोसेस के साथ लिंक होती है तभी वो यूजफुल रहेगी। देन ये क्या हो गया कि दोनों स्टेटमेंट सही जा रही हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आर क्या कर रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी सही दे रहा है, उसका रीजन भी सही दे रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इनके दोनों के साथ सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है ये, जिसका कमेंट आपको करना है। ठीक है, इसका आंसर का कमेंट आप अपने कमेंट बॉक्स में कर देना। और इसके अंदर पूछा गया है कि जो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको देखते हुए ये देखना है कि कौन से वाली ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगी टीचिंग लर्निंग सिस्टम के अंदर। ये सारी जो आपको दी गई हैं ये लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि किसकी वजह से जो है हमारा टीचिंग लर्निंग सिस्टम बेटर हो सकता है या वो इफेक्टिव इनमें से किसके बेसिस पर होगा। ये नीचे कोड्स गिवन है, इन कोड्स में से जो जो आपको इनमें से सही लगे उन कोड के बेसिस पर अपना आंसर आपको करना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक से पहले हम ये देखते हैं कि हमने क्या क्या किया हुआ है, उसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आएगा। जैसे कि टीचिंग है, टीचिंग किसने की, टीचर ने की। वहीं पर ही दूसरी साइड हम देखते हैं कि लर्निंग की किसने की, लर्नर ने की। दोनों ने अपना काम कर लिया, टीचर ने टीचिंग करवा दी है, लर्नर ने लर्निंग कर ली है। अब बात यहाँ पर आती है कि टीचर ने कितनी इफेक्टिव टीचिंग करवाई एंड लर्नर ने उसको कितना इफेक्टिवली सीखा। इसके लिए हमें देखने पड़ते हैं लर्निंग आउटकम्स, मतलब कि जो हमने टीचिंग की है एंड जो लर्नर ने लर्निंग की है, इन दोनों का रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, आउटकम क्या रहा, और इस आउटकम को हम चेक करने के लिए कौन सा मेथड अपनाते हैं वो हमारा कहलाता है इवैल्यूएशन सिस्टम। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ कि टीचिंग में और लर्निंग का जो रिजल्ट हमें चेक करना है, लर्निंग के आउटकम्स क्या रहे, कितने पॉजिटिव रहे, कितने नेगेटिव रहे, कितना % बच्चे ने सीखा है, वो चेक करने के लिए हम करते हैं इवैल्यूएशन। और उसी को कंप्लीट प्रोसीजर को आज हम पढ़ेंगे। इवैल्यूएशन के टाइप्स कितने हैं, इवैल्यूएशन कैसे डिफरेंस है असेसमेंट से, तो वो कंप्लीट आज हम करेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं इवैल्यूएशन का मीनिंग। तो इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। इवैल्यूएशन सिस्टमैटिक प्रोसेस है, मतलब कुछ ना कुछ होगा कि प्रोसेस लाइन वाइज चलेगी, सीरियल वाइज रहेगी, इसी वजह से सिस्टमैटिक प्रोसेस कहा गया है। अब ये किस किस चीज़ का सिस्टमैटिक प्रोसेस है। फर्स्ट है सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ एविडेंस, मतलब पहले हमें क्या करने हैं, कलेक्ट करनी है चीज़ें। क्या क्या कलेक्ट करना है, जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसके मान लो कि किसी भी एक क्लास का एक स्टूडेंट है, पहले हम क्या करते हैं, उसके रिलेटेड जितना भी डाटा होगा, जैसे कि उसके कितने यूनिट टेस्ट के अंदर कितने मार्क्स आए हैं, उसके बाद हाफ ईयरली में कितने आए हैं, प्री बोर्ड में क्या रहे हैं, बोर्ड में क्या रहे हैं, या फिर आप कॉलेज के अंदर हैं तो इंटरनल मार्क्स हैं, एक्सटर्नल मार्क्स हैं, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, ये सब कुछ चेक करना, मतलब डाटा कलेक्ट किया जाता है सबसे सिंपली। और वो भी सिस्टमेटिक रहता है कि जो जो टेस्ट पहले हुए होंगे उनको पहले रखना है, फिर उसके बाद वालों को रखना है, तो उनका हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। देन क्या किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है, मतलब कलेक्ट हो गया,
एनालाइज किया जाता है। एनालाइज के अंदर उनको परसेंटेज के बेसिस पर निकालना है या ग्रेड्स के बेसिस देने हैं उनको, तो वो काम किया जाता है सिस्टमेटिक एनालाइज करने के अंदर। नेक्स्ट रहता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन के अंदर क्या किया जाएगा कि जो परसेंटेज है ये देखना कि कितना बच्चे ने इम्प्रूव किया है, उनको इंटरप्रेट भी किया जाएगा या फिर कंपेयर करना है, उनकी पोजीशन बतानी है, कौन फर्स्ट है, सेकंड है, या फिर कितने परसेंटेज इंप्रूवमेंट होता हुआ गया है, तो उसको इंटरप्रेट किया जाएगा अपने अपने तरीके से। उसके बाद क्या करते हैं, ये देखना कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो दिए गए थे वो कितने अचीव हो चुके हैं, ठीक है, कि कितना परसेंटेज, जैसे कि ये पासिंग मार्क्स होते हैं कि 33% पासिंग मार्क्स है। इसका मतलब क्या है कि आपको जो पूरे साल के कोर्स वर्क में करवाया गया है उसका कम से कम आप 1/3 हिस्सा आप समझ लें, उसको अच्छे से सीख लें, कम से कम इतना तो जरूर ही हो। अगर आप 90% 100% भी सीख लेते हैं दैट्स बेटर, लेकिन कम से कम 33% आपको समझ में आ जाना चाहिए, तभी आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। तो वो क्या हो गया कि हमने जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव दिए थे उनमें से कितने अचीव हो चुके हैं ये चेक करना। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं कि सिस्टमेटिक हमारा कलेक्शन हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया, जजमेंट कर देना कि जो वैल्यूज निकल के आई हैं उनको एक वैल्यू प्रोवाइड, सिंपली वैल्यूएशन, इवैल्यूएशन वैल्यू से ही बना है तो उनको एक वैल्यूएशन दे देना कि जो रिजल्ट आए हैं उनकी क्या वैल्यू है, क्या हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि बच्चे ने कितना समझा है, कितना सीखा है। और उसके बाद देखना कि नेक्स्ट हम करना क्या चाहते हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रमोट करना है या प्लेसमेंट है या जो भी रहेगा कि फिर से हमें जो है एग्जाम देने पड़ेंगे या फिर से पूरा क्लास फिर से करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाता है कि ए व्यू टू एक्शन। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमारा अब नेक्स्ट काम क्या रहेगा। तो ये होते हैं इवैल्यूएशन का मीनिंग। और इवैल्यूएशन के लिए चाहिए क्या क्या, मतलब इसको इफेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इवैल्यूएशन सही रहे, किसी बच्चे का गलत इवैल्यूएशन ना रहे। तो इसके लिए 2 पैरामीटर्स हैं, फर्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन एंड सेकेंड इज कॉन्टिन्यूअस। तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस के अंदर क्या है कि हमें बच्चे की ऑल डेवलपमेंट को चेक करना चाहिए। इसका मतलब है कि इसके अंदर हमें ये ट्राई करना है इवैल्यूएशन के अंदर कि कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट को चेक किया जा सके। जैसे कि सिर्फ अगर रिटन एग्जाम के बेसिस पर बच्चे को मार्क्स मिल रहे हैं तो हो सकता है कि उसको रिटन में इतना अच्छा ना लग रहा हो, उसके ओरल भी लिए जाने चाहिए, उसके प्रैक्टिकल्स होते हैं या फिर किसी न किसी एक हॉबी उसकी काफ़ी अच्छी है तो उसके बेसिस पर। तो ये है यहाँ पर कम्प्लीटली कि कंप्लीट डेवलपमेंट चेक की जाए, ना कि एक सब्जेक्ट को या फिर ना ही एक तरीके से उसको किया जाए। अलग अलग टेक्निक जो है यूज़ की जानी चाहिए बाय टीचर्स टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स। तो ये होगी कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कंप्लीट चेक करना। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार वो चीज़ चलनी चाहिए, कॉन्टिन्यूसली इवैल्यूएशन होना चाहिए। जैसे कि अगर ये होगा कि सिर्फ एट द एंड, जैसे कि मार्च के अंदर स्टूडेंट्स के एग्जाम होते हैं या फिर कॉलेजेस के अंदर भी एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, तो उस टाइम पर बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम है उसे 1 महीना पहले 2 महीना पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बाकी पूरा साल उनका क्या गया, वो तो एक तरह से कुछ नहीं सीखा ना उन्होंने, वो तो सिंपली अटेंडेंस के लिए स्कूल में जा रहे हैं। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। जैसे कि सेमेस्टर सिस्टम को जो है लागू किया गया है वो किस लिए किया गया, ताकि हर 6 महीने में बच्चों का इवैल्यूएशन होता रहे, उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूअस रहे। साथ में ही यूनिट, जैसे कि स्कूल्स के अंदर भी यूनिट टेस्ट होते हैं, उनकी असाइनमेंट के अलग से मार्क्स लगते हैं, वो सब किस लिए होता है कि बच्चों की कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जो है टाइम टू टाइम चेक होती रहे। इसके लिए कोई फिक्स्ड लिमिट, टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए कंप्लीशन की, और वो जैसे जैसे सीखते रहें वैसे वैसे उनका इवैल्यूएशन होता हुआ चले। इन्हीं 2 पैरामीटर के बेसिस पर, कॉम्प्रिहेंसिवनेस और कॉन्टिन्यूअस के बेसिस पर, एक इवैल्यूएशन स्टार्ट किया था सीबीएसई ने, ठीक है, जो है सीसीई, और वो इन्हीं 2 पैरामीटर के बेसिस पर बनाया गया है या फिर इन्हीं पैरामीटर के बेसिस पर उसका इवैल्यूएशन किया जाता है सीबीएसई के अंदर अब। ठीक है, ये थी हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। एक जो कन्फ्यूजन रहती है वो ये है कि असेसमेंट में एंड इवैल्यूएशन के अंदर डिफरेंस क्या है, कि असेसमेंट कैसे अलग है। जैसे अगर हम नॉर्मली इनका मीनिंग देखते हैं तो असेसमेंट और इवैल्यूएशन जो है वो सेम सी ही लगती हैं, कि असेसमेंट के अंदर भी मार्क्स देना ही होता है, असेस करना होता है, और इवैल्यूएशन के अंदर भी वैल्यू ही निकाल रहे हैं बच्चे की, मतलब उसको मार्क्स ही दे रहे हैं एक तरह से। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो असेसमेंट है वो नैरो टर्म है और इवैल्यूएशन जो है वो हमारी वाइडर टर्म है। क्यों है वो? जैसे कि असेसमेंट के अंदर जो डाटा यूज़ किया जाता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन देने के लिए किया जाता है, लेकिन इवैल्यूएशन के अंदर जो डाटा दिया जाता है, जो रिजल्ट्स दिए जाते हैं, वो सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि क्या काम नेक्स्ट करना है, वो ये भी देखते हैं कि कौन सा काम ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, बच्चे ने क्या, कौन से पार्ट को ज़्यादा अच्छे से समझा है, कितना उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, ये सब कुछ भी किया जाता है।
जैसे कि असेसमेंट के अंदर सिर्फ ये बता देना कि बच्चे ने क्लास में फर्स्ट किया है, तो ये क्या हो गया, सिर्फ उसकी असेसमेंट हुई, सिर्फ उसको मार्क्स दे दिए गए, कंपेयर भी कर दिया गया पूरी क्लास के साथ में। लेकिन वहीं पर ही इवैल्यूएशन के अंदर क्या किया जाएगा, ये भी देखा जाएगा कि बच्चे ने फाइनल एग्जाम्स के अंदर कंपेरेटिवली हाफ ईयरली के ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि बच्चे ने फर्स्ट चाहे आया हो या फिर सेकंड आया हो या थर्ड आया, लेकिन उसने क्या किया है, अपने आप को इम्प्रूव किया है। कंपैरिजन हम करके देखते हैं कि बेटर कितनी चीज़ों को उसने बेटर सीखा है, या फिर कितने सब्जेक्ट्स को उसने अच्छे से सीख लिया है, किसके अंदर उसकी पकड़ अच्छी है, ये सब कुछ चेक करना भी इवैल्यूएशन के अंदर आ जाता है। तो हम अगर इसको देखें तो ये असेसमेंट क्या है, एक छोटा पार्ट है, और इवैल्यूएशन इसको भी अपने अंदर ही कवर करता है। तो ये हमारे इस तरह से चलते हैं, इनके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है असेसमेंट और इवैल्यूएशन के अंदर। नेक्स्ट है कि इवैल्यूएशन के कितने टाइप्स हैं या फिर कितने तरीके से इवैल्यूएशन किया जाता है। तो ये है हमारे अप्रोचेस के बेसिस पर, फंक्शन के बेसिस पर, नेचर ऑफ रेफरेंस, पर्पस एंड ग्रेड्स के बेसिस पर जो है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन को डिवाइड किया गया है। जैसे कि क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, फंक्शन के अंदर ये सारे आ जाएंगे, फॉर्मेटिव, समेटिव, प्लेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक, नॉर्म रेफरेंस्ड हैं, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड हैं, पर्पस के बेसिस पर हैं अलग अलग से, एंड ग्रेड्स के बेसिस पर भी हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनको हम वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा रिटन एग्जामिनेशन। क्वांटिटेटिव टेक्निक के अंदर है रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम जैसे कि आपको पता है, आपके रिटन एग्जाम होते थे, स्कूल में भी हुए होंगे, कॉलेजेस के अंदर भी हुए होंगे, तो वो आपके आ जाते थे क्वांटिटेटिव टेक्निक के अंदर। नेक्स्ट उसके साथ ही हुए होंगे ओरल एग्जाम भी, जैसे कि वाइवा होता था अलग अलग सब्जेक्ट्स का, प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होते थे कंप्यूटर का जैसे कि है। तो कंप्यूटर के अंदर आपको कैसे प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, आपसे करवा करके देखा जाएगा, या फिर कुछ भी है जैसे कि मैनेजमेंट का है तो मैनेजमेंट से रिलेटेड उनकी रिपोर्ट्स बनवाना, किसी कंपनी के अंदर जा करके कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल काम करवाना, और साथ में उससे रिलेटेड उनका वाइवा भी लिया जाना। तो वो ओरल एग्जामिनेशन और रिटन एग्जामिनेशन एंड प्रैक्टिकल, ये तीनों को मिलकर के हमारे मार्क्स बनते थे। तो ये क्या थी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स थी। वहीं पर ही क्वालिटेटिव टेक्निक के अंदर क्या क्या यूज किए गए हैं, इसके अंदर ऑब्जर्वेशन चेक करना, बच्चे की इंटरव्यूज वगैरह उनके लेना, उनकी ऑब्जर्वेशन से देखना कि बच्चे कितना जल्दी सीख रहे हैं, पूरी साल के अंदर उन्होंने कितनी कितनी तरीके से चीज़ों को समझा है, उनके इंटरव्यूज लिए जाने। चेकलिस्ट बनाना, चेकलिस्ट के अंदर जैसे कि उनको दे दिया जाता है कि इस चीज़ के अंदर कितना समझा, पूरी एक लिस्ट बना दी जाती है अलग अलग टाइप की, और उनके कॉलम के बेसिस पर इसके अंदर वो गुड है, जैसे कि स्पोर्ट्स के अंदर है तो स्पोर्ट्स के अंदर बच्चा गुड है या बैड है, या फिर उसको मार्क्स दे देना, मतलब एवरेज है, बेटर है, वो सब कुछ उनको क्या दे देना, चेकलिस्ट के बेसिस पर मार्क्स देना। नेक्स्ट इसी तरह का रेटिंग स्केल होता है, उनको रेटिंग दे देना कि ये 5 है, इसके अंदर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो वो क्या हो गया, क्वालिटेटिव टर्म्स के अंदर आ जाते हैं। मार्क्स हम यहाँ पर नहीं दे रहे हैं, सिर्फ उनकी एक्टिविटीज़ को देखते हुए रेटिंग दे रहे हैं या फिर चेकलिस्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, इन सब का एक रिकॉर्ड एक साथ बनाते हुए चलना कि पूरे साल में बच्चे ने कितना कितना सारी चीज़ों को देखा है, उनकी कंप्लीट एक्टिविटीज़ को देखना, स्पोर्ट्स के अंदर क्या है, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर कैसे रहे हैं, या फिर डेली एक्टिविटीज़ जो डेली रूटीन के अंदर होती थी उन एक्टिविटीज़ में कैसे रहे हैं। तो वो सारे रिकॉर्ड्स रखना वो आते हैं क्वालिटेटिव टेक्निक के अंदर। नेक्स्ट है हमारे फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्युएशन। तो फॉर्मेटिव एंड समेटिव के अंदर जैसे कि इसके अंदर नाम से थोड़ा सा अगर देखते हैं तो समेटिव के अंदर हमें समरी का एक हाफ मिलता है कि समरी से बना है समेटिव। तो ये भी सेम यही मीनिंग है कि जो समेटिव होते हैं वो एट द एंड के एग्जाम होते हैं, जबकि फॉर्मेटिव जो होते हैं वो कंप्लीट टाइम पर चलते रहते हैं। इनको हम एक तरह की इंटरनल इवैल्यूएशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो टीचर पढ़ा रहा है वही उसकी वैल्यूएशन करता है, वो इंटरनल वैल्यूएशन की तरह चलते हैं। जबकि समेटिव जो होते हैं वो एक्सटर्नल वैल्यूएशन होती है, जैसे कि बोर्ड के एग्जाम हो गए या आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम हो गए, वो आपके समेटिव के अंदर आते हैं। आपने पूरे साल में क्या सीखा है उसके एक समरी के रूप में वो होते हैं। फॉर्मेटिव के अंदर क्या किए जाते हैं, वो डन ड्यूरिंग द प्रोग्राम, जैसे कि आपकी क्लासेस होती हैं, एक यूनिट पूरी हुई, उस यूनिट के साथ ही आपका टेस्ट ले लिया गया, या फिर 1 या 2 चैप्टर 4-5 चैप्टर एक साथ हुए, उनका एक साथ टेस्ट ले लिया, ताकि टीचर को भी पता चलता रहे कि कितना बच्चे समझ रहे हैं। और साथ में इसमें हेल्प होती है कि बच्चे की परफॉर्मेंस साथ के साथ इम्प्रूव की जा सकती है।
जैसे कि एक एक बच्चे का फिर पता भी चलता रहेगा कि इसको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है, इसको ये नहीं समझ में आया, उनका पूरा रिकॉर्ड रखना, जो पूरी ही क्लास को समझ में नहीं आया उनको फिर से पूरे चैप्टर को फिर से करवाया जा सकता है। इस तरह की चीज़ों के लिए मतलब साथ के साथ उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है। और टीचर को भी इससे जो है जानकारी मिलती रहती है कि कहाँ पर इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा देने की ज़रूरत है और कहाँ पर बच्चों को रेमेडीज़ मतलब उनकी हेल्प करने की ज़रूरत है, कहाँ पर उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो इसकी वजह से ज़्यादा टीचिंग को इफेक्टिव भी किया जा सकता है, लर्निंग आउटकम को, परफॉर्मेंस को सुधारा जा सकता है। इसके एग्जाम्पल के अंदर यूनिट एंड टेस्ट, मतलब जैसे एक यूनिट पूरी हुई उसका टेस्ट ले लिया, आजकल बोलते भी हैं स्कूल्स के अंदर सुना होगा यूटी होते हैं, तो वो यूनिट टेस्ट ही होते हैं या फिर मंथली टेस्ट होते हैं। तो वो सब इसी का ही एग्जाम्पल है। जैसे ही पूरे एक महीने के अंदर आपने जितना पढ़ा साथ के साथ आपका टेस्ट हो गया। वहीं दूसरी तरफ है हमारे समेटिव इवैल्यूएशन। इसके अंदर एक्सटर्नल वैल्यूएशन है जो कि हमने देख लिया था। उसके बाद है कि डन एट द एंड और कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। जैसे ही कोर्स पूरा होता है, पूरे एक साल आपने 12th के एग्जाम देते हैं तो पूरे साल आपने पढ़ाई करी, लास्ट के अंदर आपने एग्जाम दे दिए। सेम वही कॉलेजेस के अंदर भी होता है कि आपने पूरे साल पूरा एक कोर्स वर्क पूरा किया एंड एट द एंड आपके एग्जाम हो जाएंगे। इसके अंदर क्या किया जाता है, वेरिफिकेशन की जाती है कि आपने कितना अचीव कर लिया है। यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस सुधारने का मौका नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर कंप्लीटली जो आपने पूरे कोर्स के अंदर अचीव किया है उसकी सिर्फ वेरिफिकेशन की जाती है एक तरीके से। नेक्स्ट इसके अंदर ग्रेड्स भी दिए जाते हैं, सर्टिफिकेशन प्रोसेस भी रहती है एंड प्रमोशन भी रहता है। मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर भेज दिया जाता था। अगर आपकी फर्स्ट ईयर पूरी हो गई है, आपके एग्जाम हो गए हैं, देन सेकंड ईयर में चले गए, या फिर आपकी 10th हो गई है देन आप +1 में चले जाओगे। तो इस तरह से क्या है कि सर्टिफिकेशन भी मिलता है, प्रमोशन भी होता है, ग्रेड्स भी मिल सकते हैं, या कम्प्लीटली बोलते हैं मार्क्स आपको एग्जैक्टली मिलते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम जो भी बोर्ड एग्जाम्स रहते हैं या यूनिवर्सिटी रहती हैं वो हम ले सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारे फॉर्मेटिव एंड समेटिव। इनमें से यूजीसी नेट के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लगभग हर साल जो है इनमें से क्वेश्चन देखा जाता है। तो प्लीज़ इनका बहुत इजी से ही, लेकिन एक बार पढ़ लोगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे प्लेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक। तो डायग्नोस्टिक का यहाँ पर भी सेम ही इनके नाम से भी हो रहा है कि प्लेसमेंट मतलब बच्चे को आगे की क्लास के अंदर भेजने के लिए, या फिर जब वो आ रहे हैं तो उनके पास कितनी उनकी नॉलेज है, देन उनको उनके क्लासेस या उनके कोर्सेज उनको अलाउ किए जाएंगे, उनके अंदर भेजा जाएगा। और डायग्नोस्टिक के अंदर साथ के साथ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, साथ के साथ उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है देते हुए चलना, वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर आता है। तो प्लेसमेंट के अंदर इट डिटरमाइंस द नॉलेज एंड स्किल द स्टूडेंट पोजेस। मतलब उनके पास जो भी स्किल्स या जो भी नॉलेज है वो जो उनके पास है, पोजेशन में जो उनके पास है, पोजेशन का मतलब जो उनके पास अभी भी अवेलेबल है, उस नॉलेज को चेक किया जाता है। मतलब अभी तक उनको नया कुछ नहीं सिखाया गया है, लेकिन उनके पास जो है सिर्फ उसको चेक करना। तो ये क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जब कोर्स या इंस्ट्रक्शन या जो भी आपकी क्लास है वो स्टार्ट होने से पहले किया जाता है। और इसके अंदर जो भी आपका सब्जेक्ट एरिया रहेगा उससे पहले की इंस्ट्रक्शन को देखा जाता है। इट चेक द प्रीवियस नॉलेज। इसके अंदर हम जैसे कि पहले ही बता दिए कि पोजीशन में जो नॉलेज है सिर्फ उसको चेक किया जाएगा, या फिर प्रीवियस नॉलेज को ही सिर्फ चेक किया जाता है। और इसका जो एग्जाम्पल हमारा रहेगा वो रहते हैं एंट्रेंस एग्जाम। तो एंट्रेंस एग्जाम जो रहते हैं अलग अलग, जैसे कि आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो वो क्या होता है कि आपने कॉलेजेस के अंदर कितना पढ़ लिया है, सिर्फ उसके बेसिस पर आपका एंट्रेंस लिया जा रहा है। एंड देन आपको इंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, आपका यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं हुई है, उससे पहले ही आपका एक एंट्रेंस एग्जाम लेकर के देख लेते हैं कि प्रीवियसली आपने कितना सीखा हुआ है। या 12th के बेसिस पर काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कॉलेज में एडमिशन के लिए एग्जाम होते हैं, वो सब प्लेसमेंट का ही एक पार्ट है। और उसके बेसिस पर आपको कोर्सेज जो है वो अलाउड किए जाते हैं, जैसे आपकी प्रीवियस नॉलेज है। उसके बाद डायग्नोस्टिक के अंदर क्या रहता है, तो डायग्नोस्टिक के अंदर इसका मेन पर्पज है असरटेन करना प्रियर टू इंस्ट्रक्शन। ये भी इंस्ट्रक्शन से पहले का ही रहता है, लेकिन यहाँ पर देख लिया जाता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उनकी नॉलेज एंड स्किल को चेक करना। लेकिन ये जैसे कि ये जो होता है ये कंप्लीटली प्लेसमेंट कोर्स वर्क से पहले का था,
ठीक है, कोर्स स्टार्ट होने से पहले, एडमिशन से पहले का जो प्रोसेस थी वो थी। लेकिन जब आप एडमिशन लेकर के आ जाते हैं तो जैसे कि टीचर क्लास के अंदर आते ही पूछते हैं कुछ पुरानी नॉलेज, कुछ पुराने के जो चैप्टर्स होते हैं उनसे रिलेटेड नॉलेज आपसे पूछी जाती है। तो वो आती है, वो चेक करना क्या चाहते हैं कि बच्चों ने पहले कितना पढ़ रखा है, वो कितना उनको आता है, और फिर कहाँ से उस टॉपिक को, कहाँ से उस चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। तो ये आता है डायग्नोस्टिक के अंदर। ये एक्सप्लेन करता है पॉसिबल कॉजेज फॉर प्रॉब्लम्स इन लर्निंग, मतलब जो भी आपके लर्निंग के अंदर जो भी प्रॉब्लम आएंगी उनको पहचानने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं। क्योंकि अगर आप जैसे कि बच्चों से बेस पूछा ही नहीं कि उन्होंने ये चैप्टर पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है, तो उससे के पूछे बिना ही अगर उनको नेक्स्ट स्टार्ट करवा दिया जाएगा तो वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये सिंपली क्या है कि बच्चों की प्रॉब्लम को पहले पहचाना जाता है, देन उनको इंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए जाते हैं। तो ये होते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, और इससे जो है प्रॉब्लम का इमीडिएटली पता चल जाता है। जैसे कि टीचर आए क्लास के अंदर, उन्होंने उसी टाइम ही बच्चों से ओरली पूछ लिया कि, या फिर नॉर्मली बोल दिया कि लिख करके दिखाओ कि ये चैप्टर आपके पहले आ चुका है, इसके बारे में आपको क्या क्या पता है, या कुछ भी एक क्वेश्चन दे दिया उनसे, तो वो क्या हो गया कि उनसे उसी टाइम ही टीचर को पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और कहाँ से उनको अपनी नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करना है। तो ये दोनों चीज़ें थी, प्लेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है हमारी सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो नॉर्म रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरिया रेफरेंस्ड हमारी इम्पोर्टेंट है। इनके अंदर क्या रहता है कि अगर जैसे कि हम नेट का एग्ज़ाम जो देते हैं वो हमारा आता है नॉर्म रेफरेंस के अंदर। कैसे आता है, इसके अंदर आपको क्या किया जाता है, कंपैरिजन होता है विद अदर्स। जैसे कि अगर आप अपने नेट के एग्जाम अगर आपने पहले दिया है या फिर किसी और के रिजल्ट देखा होगा, तो अब जो मार्क्स आते हैं वो परसेंटेज में नहीं आते हैं, परसेंटाइल के अंदर आते हैं। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि इतने बच्चों ने पेपर दिया था, इसमें से आपकी रैंक ये है, या फिर आप टॉप के अंदर आए हैं तो आपका नेट हो गया है या JRF हो गया है, और अगर आप उनसे भी बाहर चले जाते हैं तो आपका नेट भी नहीं हुआ है, JRF भी नहीं हुआ है। तो वो क्या रहते हैं, इसके अंदर आपकी कंपैरिजन किया जाता है कि कितने स्टूडेंट्स थे, उन स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने रहे हैं, और उन मार्क्स के बेसिस पर आप कहाँ तक पहुंचे हैं, और उसके बेस के ऊपर आपका एग्जाम ये क्वालिफाई होता है। तो ये क्या करवाता है, या फिर जहां पर भी आपने देखा होगा काफी सारे एग्जाम्स की कट ऑफ बोलते हैं कि कट ऑफ कितने पे गई है, कट ऑफ कितने पे गई है। वो क्या है कि पहले से कोई भी स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है, बच्चों ने जैसे पेपर दिए हैं, अगर हार्ड पेपर होगा तो जो है कट ऑफ थोड़ी सी नीचे चली जाती है, इजी पेपर होता है तो कट ऑफ हाई चली जाती है। वो क्या है कि बाकी बच्चों ने कितना कैसा परफॉर्म किया है, कितने उनके मार्क्स रहे हैं, उसके बेसिस पर आपका रैंक डिसाइड होता है। तो यहाँ पर सिंपली अगर हम कहते हैं कि परसेंटाइल निकालना, चाहे कॉलेज के अंदर निकाला जा रहा हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर हो, तो वहाँ पर परसेंटाइल निकालना क्या कहलाता है, किसके अंदर आता है, वो नॉर्म रेफरेंस के अंदर आता है। और इसके अंदर जो है डिस्क्रिमिनेशन अमंग इंडिविजुअल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जैसे कि ऑब्वियसली कट ऑफ किसके बेसिस पर निकलती है कि बाकियों ने क्या किया है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, सिर्फ एक एक बच्चे की इवैल्यूएशन नहीं हो रही है, सबके साथ मिल करके सबकी हो रही है। तो ये होता है नॉर्म रेफरेंस के अंदर। वहीं हमारा सेकंड आता है क्राइटेरिया रेफरेंस्ड। क्राइटेरिया रेफरेंस के अंदर क्या किया जाता है कि एक आपके लिए पहले से ही एक स्टैंडर्ड फिक्स रहता है। जैसे कि आपको 33 मार्क्स लेने हैं, उससे ज़्यादा लोगे तो पास है, उससे कम ले लिया तो फेल है। तो ये क्या हो गया कि 33 क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड फिक्स हो गया। या फिर काफ़ी सारे एग्जाम रहे होंगे, जैसे कि CTET अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर क्या है कि 150 मार्क्स का पेपर होगा, 90 ही आपको लेने हैं। तो वो 90 क्या होंगे, एक स्टैंडर्ड फिक्स हो गया ना कि 90 से अबव पास, चाहे आपके पूरे 150 आउट ऑफ 150 हो, 90 से कम चाहे एक नंबर भी आपका कम हो, 89 भी हो, देन क्या होगा, CTET क्वालिफाइड नहीं आएगा। तो वो क्या हो गया, क्राइटेरिया वहां पर एक फिक्स कर दिया गया, उसी क्राइटेरिया के बेसिस पर आपको पास या फेल वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक स्टैंडर्ड के बेस पर, ये स्टैंडर्ड जो फिक्स किया गया उसके बेसिस पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर यूजर्स को इंटरप्रेट करने के भी, या फिर अपने खुद के मार्क्स आपको देखने, आप खुद पहले से ही आंसर की मैच करके बता सकते हैं कि मैं पास हूं या फेल हूं। लेकिन जब नॉर्म रेफरेंस की बात आती है, यहाँ पर आप पहले से नहीं बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पूरे सबके साथ कंपैरिजन होगा एंड देन जो है रिजल्ट निकल करके आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं और इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकता है, बाकियों के साथ कंपैरिजन की कोई नीड इसके अंदर नहीं होती है।
और इसके अंदर एक फिक्स्ड सेट, जैसे कि 150 में से 90 लेना कंपलसरी है, तो वो क्या हो गया, एक फिक्स्ड सेट ही तो हो गया। वो क्या कर रहा है, आपके क्राइटेरिया को फिक्स कर दिया गया है, स्टैंडर्ड्स को फिक्स कर दिया गया है। तो ये था इन दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट है हमारे टेस्ट रह गए हैं जो ये कंप्लीट डायग्नोस्टिक टेस्ट, जैसे कि इसका हम पहले भी देख ही चुके हैं कि डायग्नोस्टिक का मतलब क्या हुआ कि डायग्नोज करना या फिर पहचानना। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमसे पहले पूछते हैं कि कहाँ पर पेन है, कहाँ पर दर्द, मतलब क्या क्या आपने खाया, तो वो क्या कर रहे हैं, कंप्लीट प्रॉब्लम को पहचानने की कोशिश करें, डायग्नोज जिसको हम बोलते हैं कि डायग्नोज किया है डॉक्टर ने अभी, उसके बाद ही वो दवाइयाँ देते हैं। तो सेम यही रहता है कि डायग्नोज टेस्ट होता है जो सिंपली आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ पर लर्निंग की जरूरत है। जैसे कि डॉक्टर चेक करता है कि कहाँ पर इनको पेन है, कौन सी दवाई देने की जरूरत है। तो सेम ये भी यही होता है कि बच्चों की प्रॉब्लम कहाँ पर है और उनको कौन से रेमेडियल कोर्स प्रोवाइड करवाने की जरूरत है। डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट रहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड क्या करते हैं, बच्चे की पोटेंशियल कहाँ पर है, उसका टैलेंट कहाँ पर है। जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर उनकी जो हर एक बच्चे की एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, उनको पहचाना जाता है, उसके पोटेंशियल टैलेंट, मतलब जो टैलेंट है नहीं लेकिन लगता है कि ये इस तरफ जा सकता है। जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट काफ़ी एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर भी इंक्लूड किया जाता है ये, वो इसलिए ताकि ये पहचान सकें कि बच्चे का इंटरेस्ट एक्चुअल में है किस तरफ पर, और उसी के बेसिस पर क्या करते हैं कि पोटेंशियल लर्नर है, अभी है नहीं वो, लेकिन उसके अंदर वो टैलेंट हो सकता है। इस एप्टीट्यूड बेस के ऊपर उस चीज़ को चेक किया जाता है। और कॉम्पिटेंट है या नहीं है, वो अपनी परफॉर्मेंस कितना कर सकता है, इस स्पेसिफिक टेस्ट के थ्रू उस चीज़ को पहचाना जाता है। नेक्स्ट रहता है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट जैसे कि नॉर्मली हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं या फिर एट द एंड जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो अचीवमेंट टेस्ट का ही एक पार्ट होते हैं। वही एक अचीवमेंट टेस्ट भी होता है जो कम्प्लीटली कोर्स के पूरे होने के बाद जो एग्जाम लिए जाते हैं। इसका मेन पर्पस क्या रहता है कि कितना हमने अचीव कर लिया है एट द एंड। उसके बाद आता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसके अंदर भी नॉर्मली जनरल एबिलिटी जो है पर्सन की वो टेस्ट की जाती है। जैसे कि नॉर्मली रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन दे करके देख लिया कि कितनी उनकी मतलब जनरल एबिलिटी चेक कर ली जाती है कि कितनी वो चीज़ों को समझ रहे हैं, लॉजिकली कितनी चीज़ें उनको समझ में आ रही हैं, वो आती हैं हमारी प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट है डायरेक्ट ग्रेडिंग एंड इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। डायरेक्ट ग्रेडिंग के अंदर जो क्वालिटेटिव टर्म्स हैं वो सब ऐड की जाती हैं। जैसे कि डायरेक्ट के अंदर और इनडायरेक्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो डायरेक्ट के अंदर क्वालिटेटिव टर्म्स को, जो हमने स्टार्टिंग के अंदर पढ़ी थी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, तो क्वालिटेटिव टर्म्स को इसके अंदर ऐड किया जाता है या फिर इंक्लूड किया जाता है और सिंपली इनको ग्रेड्स ही दिए जाते हैं। जैसे कि आजकल बच्चों को मार्क्स देना जो है कम से कम ये तो होता है कि 5वीं क्लास तक के अगर CBSE स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं तो 5वीं क्लास तक के बच्चों को मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। अगर अकॉर्डिंगली टू रूल अगर चला जाए तो वो क्यों होता है कि बच्चों को मार्क्स नहीं दिए जा रहे, सिर्फ उनको A ग्रेड दे दिया या फिर A+ दे दिया है या B दे दिया है, B+ दे दिया, तो वो इस तरह से सिर्फ ग्रेडिंग दी जाती है, उनके मार्क्स कहीं पर भी नहीं दिखाए जाते हैं। तो वो क्या होता है कि कहीं पर नंबर नहीं शो किए गए हैं, सिर्फ क्वालिटेटिव टर्म्स के अंदर ग्रेड दे दिए जाते हैं और ये मिनिमाइज कर देता है वेरिएबिलिटी को भी। जैसे कि बच्चे की एक गलती है तब भी उसको A+ दे दिया, अगर 2-3 है थोड़ी छोटी छोटी गलतियां तब भी उनको A+ दे दिया, तो वो क्या कर देता है, अलग अलग वेरिएबिलिटी को थोड़ी कम कर देता है। तो डायरेक्ट ग्रेडिंग के अंदर क्वालिटेटिव रूप में मार्क्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट रहता है इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। इनडायरेक्ट ग्रेडिंग के अंदर क्या किया जाता है, पहले मार्क्स दिए जाते हैं इनटू नंबर्स एंड देन उनको ग्रेड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि अगर आपके 80% मार्क्स आए तो उसको एक ग्रेड दे दिया कि आप फर्स्ट डिवीजन के अंदर हैं या फिर डिस्टिंक्शन के अंदर हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आपको एक तरह की ग्रेडिंग दे रहे हैं। जैसे कि एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, अगर इसके 2 पार्ट हैं इनडायरेक्ट ग्रेडिंग के ही, फर्स्ट है एब्सोल्यूट ग्रेडिंग एंड सेकंड है रिलेटिव ग्रेडिंग। तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग के अंदर जैसे कि डिसाइडेड रहता है कि अगर आपके 60 to 75% के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन में हैं, 75+ है तो डिस्टिंक्शन के अंदर है, और 60 से अगर कम है तो सेकंड डिवीजन आ जाती है, फिर थर्ड डिवीजन आ जाती है या फिर मतलब फेल के अंदर आ जाते हैं 33 से कम वाले। तो वो क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग दे रहे हैं, आपको मार्क्स दे दिए गए, पहले आपके पेपर के अंदर एग्जाम होते हैं उसके अंदर मार्क्स दे दिए जाते हैं सिंपली, और उन मार्क्स को फिर ग्रेडिंग के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं कि आप कौन सी ग्रेड के अंदर आ रहे हैं, फर्स्ट के अंदर आ रहे हैं, सेकंड के अंदर आ रहे हैं, थर्ड के अंदर, डिस्टिंक्शन के अंदर, जो भी रहेगा वो आपको यहाँ पर एब्सोल्यूट ग्रेडिंग के अंदर दिया जाता है।
नेक्स्ट रहती है रिलेटिव ग्रेडिंग। इसके अंदर जो है इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को नहीं देखा जाता बल्कि ग्रुप की परफॉर्मेंस को देखा जाता है। इसके अंदर क्या रहता है, जैसे कि आपके मार्क्स आ गए हैं, मार्क्स के बेसिस पर परसेंटेज, आपके परसेंटेज है 80%, दूसरे वाले बच्चे की हैं 79, तो आपको क्या कह दिया जाएगा कि आप फर्स्ट हैं क्लास के अंदर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह की जो पोजीशन निकाली जाती हैं, जो रैंक्स दी जाती हैं, वो रहती हैं रिलेटिव ग्रेडिंग के अंदर। तो ये सारे थे हमारे इवैल्यूएशन के टाइप्स जो रहे थे, और इनमें से अलग अलग टेक्निक जो है यूज़ की जा सकती हैं इवैल्यूएशन के लिए, और कंप्लीट इवैल्यूएशन बच्चे का अगर करना है तो अलग अलग को ही हमें यूज़ करना चाहिए। उसके बाद 2 टाइप और रह जाते हैं जो कि अभी नए भी हैं, CBCS और एक आएगा CBT। तो ये क्या है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये एक नई टर्म है, नई इवैल्यूएशन है, और आपके UGC नेट के सिलेबस के अंदर गिवन है कि हमें न्यू इवैल्यूएशन के तहत CBCS को और CBT को भी पढ़ना है, तो इसलिए हम इन दोनों को भी पढ़ेंगे। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंदर क्या आता है, जैसे कि इसके नाम से है, यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं कुछ भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, सेम मिल जाती हैं, लेकिन उनके नाम को अगर आप देखोगे तो उन चीज़ों को समझ भी जल्दी जाओगे। तो पहले उसके नाम के ऊपर फोकस करते हुए पढ़ा करें, और काफ़ी सारी चीज़ें याद करने में आपको हेल्प रहेगी। जैसे कि चॉइस बेस्ड है, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि आपको अलग अलग चूज करने के लिए अलग अलग चॉइसेस दी जाएंगी। तो सेम इसके अंदर भी है कि यहाँ पर बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपनी मर्जी से कोर्सेज को चूज कर सकें। कैसे कोर्सेज को चूज कर सकें, जैसे कि उनका कोर मेन कोर्स क्या रहेगा, उसके बदले में वो इलेक्टिव क्या कर रहे हैं, या फिर इलेक्टिव के साथ साथ मतलब स्किल बेस्ड कोर्स भी वो साथ में कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपका नॉर्मली बीकॉम कर रहे हैं या BA कर रहे हैं, वो तो क्या हो गया, आपका कोर कोर्स चल रहा है, जो मेन कोर्स चल रहा है, उसके साथ साथ आप कहीं ना कहीं से किसी और सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, किसी और कोर्स के अंदर स्किल बेस्ड के अंदर आपका इंटरेस्ट है, वो भी कर सकते हैं। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको अगर आप अलग अलग जगह से पढ़ाई करके आएंगे तब भी वो आपके एक ही जगह पर लिखे जाते हैं इस सिस्टम के तहत, कि आपने अलग अलग जगह से क्रेडिट किए इकट्ठे, कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आपने कोर कोर्स किया, कहीं से इलेक्टिव किया, कहीं से स्किल बेस्ड किया, और उन सबको क्या कर दिया जाएगा, एक जगह पर लिख दिया जाएगा। तो वो क्रेडिट जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आप लेकर के आए हैं उनको एक ही जगह पर, और एक ही मतलब आपको ये नहीं कि उसके लिए अलग अलग डिप्लोमास दिखा रहे हैं, अलग अलग मार्क्स दिखा रहे हैं, उनको आपकी एक ही जगह पर लिखा जाएगा। तो ये क्या कर रहा है कि एक नया सिस्टम है, काफ़ी कम जगह पर देखने को मिलेगा, तो इसलिए इसका एग्जाम्पल जो है, लाइव एग्जाम्पल आपको कम मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें आने वाली हैं हमारे सिस्टम के अंदर, तो हम समझ जाएंगे उसके साथ साथ। तो सबसे पहले कि ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है एजुकेशन के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि आपको कंप्लीट वन कोर्स के साथ साथ अलग अलग टाइम पर अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ने का मौका मिलता है। इससे क्या होगा कि आप एक साथ 2 कोर्स कर रहे हैं और उन दोनों कोर्स के क्रेडिट एक जगह पर ही ट्रांसफर हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके क्रेडिट्स या फिर मार्क्स या फिर मतलब जो भी आपने अचीव किया है वो एक ही जगह पर ट्रांसफर हो जाएगा, आपकी एक ही जगह पर वो सारी की सारी चीज़ें कलेक्ट भी हो जाएंगी। और इसके अंदर जो फोकस रहता है वो है कि टीचर सेंटर की जगह पर स्टूडेंट सेंट्रिक, बच्चा क्या सीखना चाहता है, कोर तो है ही, कोर्स उसका मेन कोर्स तो चल ही रहा है, साथ के साथ में वो और किस स्किल के अंदर अच्छा है वो भी साथ के साथ सीख सके, ये किया जाता है स्टूडेंट सेंट्रिक की तरफ एजुकेशन को ले जाने के लिए ये इवैल्यूएशन किया गया है। नेक्स्ट है CBCS क्या करता है, ये ब्रॉड बेस्ड है और ग्लोबल स्टैंडर्ड के बेसिस पर इसको बनाया गया है। और इसके अंदर जैसे कि यूनिक कॉम्बिनेशन हो जाता है, सारे जहाँ से भी आपने अलग अलग क्रेडिट किए होंगे उनको एक जगह पर कंबाइन कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं लेकिन आपको इकोनॉमिक्स के अंदर भी इंटरेस्ट है या फिर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो दोनों आप एक साथ पढ़ें। फिजिक्स का जो कोर आपका कोर्स है वो एक अलग इंस्टीट्यूशन से चल रहा हो सकता है और इकोनॉमिक्स का एक अलग कोर्स आपका कहीं और से चल रहा होता है, लेकिन वही दोनों चीज़ें जब आपकी डिग्री आएंगी, DMC जो भी आपकी मार्कशीट रहेगी उसके अंदर एक साथ ही ऐड हो जाएंगे। वहीं पर ही आपका माइक्रोबायोलॉजी के साथ आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है कि आपका एक इंटरेस्ट कहीं और है और मतलब स्किल के साथ आप कोर कोर्स के साथ साथ जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपका स्किल आप एक अलग से सीखना चाहते हैं वो भी आपके साथ के साथ चल सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको ग्लोबल स्टैंडर्ड के बेस पर इसको बनाया गया है इस सिस्टम को। और धीरे धीरे जैसे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी आई है तो उसके अंदर भी इस चीज़ को अलाउ किया गया है कि आप एक साथ अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं और उनको एक साथ ही क्रेडिट सिस्टम, आपका क्रेडिट एक जगह पर ही इकट्ठा किया जाएगा। तो धीरे धीरे ये सिस्टम जो है लागू हो जाएगा हमारे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू और हमें ये इसलिए पढ़ना भी है।
और नेक्स्ट है हमारा CBT। ये बिल्कुल ही इजी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जैसे कि आप नेट का एग्ज़ाम देने के लिए जाने वाले हैं तो वो क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा ना। आपको ऑनलाइन पेपर देना है, कंप्यूटर के ऊपर पेपर होगा, या फिर और भी पहले काफ़ी सारे एग्जाम्स दिए होंगे जो कि ऑनलाइन होते हैं। वो वहाँ पर साफ साफ लिखा भी होता है कि आपका जो नेट का एग्ज़ाम होगा वो CBT बेस्ड रहेगा। CBT बेस्ड मतलब कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। आपका कोई पेपर पेन के ऊपर कोई काम नहीं करना है, वहाँ पर आपको ऑनलाइन पेपर होता है। ये काफ़ी एक अच्छा पोटेंशियल लेकर के आया है। ट्रेडिशनल असेसमेंट का जो मेथड था उसके अंदर कहीं ना कहीं कमियां थी, टाइम बहुत लग जाता था चेकिंग के अंदर, तो वो ये सब चीज़ों को पूरा करने के लिए CBT टेस्ट आया है और आपकी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए बेनिफिट भी रहता है। और साथ में जो है ये हर एक सेक्टर के अंदर काफ़ी बेनिफिशियल है, चाहे वो एजुकेशन हो, गवर्नमेंट हो या फिर कॉरपोरेट सेक्टर हो। और हमारी एजुकेशन के अंदर तो जैसे हम देख ही रहे हैं सारे के सारे एग्जाम्स जो हैं आजकल ऑनलाइन होते जा रहे हैं, तो वो सारे के सारे CBT बेस्ड होते हैं। इवैल्यूएशन काफ़ी जल्दी हो सकता है, आपका टेस्ट के प्रोसीजर भी आपके लिए भी बेनिफिट रहता है। तो इस तरह से ये CBT एग्जाम्स नी इवैल्यूएशन है एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो ये था कंप्लीट हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम था। एंड प्लीज़ अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, और साथ में ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। और क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट करना मत भूला करें, और वीडियो कैसी लगी है वो भी प्लीज़ कमेंट में लिख दिया करें। थैंक यू।